कला, संस्कृति और साहित्य, ये जो तीनों चीज है, इन तीनों चीज को जोड़कर जब बनाया जाता है तो एक भारत के नव निर्माण की बात होती है। लेकिन इसके साथ ही जब तीनों चीज एक साथ होती है तो इन तीनों की जो खुशबू होती है वो खुशबू चारों ओर महकती है। चंदन सी खुशबू होती है, इत्र सी खुशबू होती है, गुलाब सी खुशबू होती है। और इसी खुशबू की बात को लेकर हम आज आ पहुंचे हैं देवास की एक ऐसी अजीम शख्सियत जिन्होंने एक ऐसी गजल लिखी जो विश्व की सबसे लंबी गजल के नाम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। उनके द्वारा इतने तरीके के साहित्य लिखे गए, इतनी कलाकृतियां बनाई गई, इतना साहित्य को वो अंदर तक, वो अपने कमरे में जब बैठते हैं तो कमरे में अंधेरा होता है लेकिन साहित्य का मनन चलता है। उनकी घर की जब दहलीज पर हम कदम रखते हैं तो बस वहीं से ये समझ में आ जाता है कि ये घर है या कोई साहित्य का एक महल है। हमारे साथ मौजूद है सर राजकुमार चंदन जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार सर। एक पेंटर, एक कला के क्षेत्र में आपका जो कई चित्र देखे, कई आपकी किताबें पढ़ी, आपको करीब से जानने का भी मौका मिला। सर जी बताएं कि ये कहाँ से शुरुआत हुई? कला और साहित्य की शुरुआत तो बचपन से ही हो गई थी। अब वो कहाँ से शुरू हुई ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब मैं 9वीं में पढ़ता था, 9वीं में मैंने प्रवेश लिया था, 8वीं से जब 9वीं में पहुंचा था तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसमें भारत की जो सेना है वो शांति सेना के रूप में बांग्लादेश में शामिल थी और बांग्लादेश उस समय आजाद हुआ। उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके ऊपर मैंने उस युद्ध के ऊपर मैंने एक कहानी लिखी थी, कांच के बर्तन। वो कांच के बर्तन में मैंने 9वीं में प्रवेश लिया था और आकाशवाणी से वो प्रसारित हुई थी। अब ये 9वीं की बात है, मतलब मैं 15-16 साल का रहा होगा, तो मुझे खुद ध्यान नहीं है कि साहित्य की शुरुआत कहाँ से हुई होगी। लेकिन सर आज आपकी जो कांच का जो एक कांच के जो बर्तन है वो बर्तन काफी आगे आ चुके हैं और आज आपको एक साहित्य का एक इस किस्म का बड़ा पुरोधा माना जाता है जो 10,000 जो शेरों की गजल का एक बड़ा पुलिंदा, एक शेर तैयार करने में लोगों को काफी वक्त लगता है, काफी बिल्कुल एक, लेकिन 15-20 साल का वक्त लगा एक लंबी एक गजल लिखने में आपको सर। इसके बीच भी कई काम किए होंगे सर, आपने थोड़ा बताया। जी हाँ, वो लंबी गजल में मुझे लगभग 9-9.5 साल लगे लिखने में, और उसका रदीफ और काफिया ढूंढने में मैंने करीब 5-6 महीने की मशक्कत की है, केवल रदीफ काफिया ढूंढने में। रदीफ काफिया और बहर। सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि अगर अधिक शेर लिखना है, मैंने प्लानिंग करके लिखी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा शेर की गजल लिखना है। तो सबसे पहले प्लानिंग करी कि छोटी से छोटी बहर ढूंढी जाए, तो मैंने बहरे मुतकारिब को चुना। फिर मैंने अलीफ का काफिया चुना। अलीफ के काफिये में क्या है कि पीछे काफिये में यदि आ की मात्रा आ गई तो वो पूरा हो गया। अच्छा। मतलब उससे बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, केवल जैसे हवा और दवा। हाँ, हवा और दवा। ये काफिया तो मैच करता है, लेकिन जामिया या गया या दिया या कहा, ये मैच नहीं करता। लेकिन व्याकरण के हिसाब से उसमें मैच कर, उसमें ये मतलब स्वीकृत है उसमें। अलीफ के काफिये में सिर्फ आ की मात्रा आना चाहिए पीछे और आपका काफिया बन गया। तो इस काफिये को मैंने चुना। फिर मैंने रदीफ जो है वो ऐसा चुना जिसके 2 अर्थ निकले।
इस तरफ भी जाए और इस तरफ भी जाए। अच्छा। तो जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, जो गजल का मतला है मेरी लंबी गजल का, जी, जी, वो है जिंदगी से बड़ा मजा क्या है, जिंदगी से बड़ा मजा क्या है, जिंदगी से बड़ा मजा क्या है, और जिंदगी से बड़ी सजा क्या है। ये उसका मतला है। ये मतलब ही लगभग 250-300 के करीब है, ऐसे बहुत सारे अच्छा। मतले हैं। तो अब ये इसमें क्या है कि क्या है मैंने लिया, ये रदीफ है। अब क्या है में क्या है ये प्रश्न भी उठाता है, और क्या है ये विस्मय बोधक भी है, और क्या है ये उत्तर भी देता है। तो ये तीन तरफ को जाता है। तो मैंने करीब रदीफ काफी और बहर ढूंढने में करीब 6 महीने की मशक्कत की। उसके बाद चुना कि ये रदीफ और ये काफिया लेना चाहिए, और बहर मैंने सबसे मतलब छोटी से छोटी लेने की कोशिश की। तो मैंने ये बहर ली, बहरे मुतकारिब जो उनकी मिर्जा साहब की जो गजल है, क्या नाम है, मिर्जा गालिब साहब की वो एक प्रसिद्ध गजल है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये उसी बहर पे है, दिले नादा भी उसी बहर पे है। और उसमें भी अलिफ का काफिया है, और उसमें भी क्या है। तो ये बहर मतलब मुझे ये बहर चुनना मेरी अपनी वो हो गई, जरूरत हो गई कि अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा शेर लिखना है तो मुझे इसी रदीफ काफिये पर लिखना पड़ेगा। जैसे कि कोई एक संगीतकार है और मान लो वो राग दरबारी में गा रहा है, तो राग दरबारी एक नोटेशन है। राग दरबारी में दूसरे भी गाते हैं, तीसरे भी गाते हैं, चौथे भी गाते हैं, हजारों लोग गाते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर इसी बहर और रदीफ काफिये पे मैं भी गजल लिखूं तो वो कोई नकल थोड़ी होगी। नकल नहीं भाई, वो तो एक वो है, लगभग 19-20 तो बहरे हैं, और उस पे हजारों लाखों लोग, तो जमीन है। हाँ, नहीं, लाखों लोग उस पे वो लिखते हैं गजलें। तो वो नकल नहीं होती है। नकल मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उसी बहर, उसी रदीफ और काफिये को मैंने लिया और मैंने उस गजल को आगे बढ़ाई। अच्छा, जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के लिए आपका नाम का चयन होना, आपने जो लिखा उस विश्व की सबसे लंबी गजल, कैसा महसूस हुआ था उनको? नहीं, क्या है, मेरे 5 विश्व रिकॉर्ड हैं। मैंने जो भी काम किया है वो स्वभावगत किया है, मतलब कुछ हो या ना हो, कुछ मतलब उसके प्रति कोई ऐसी उम्मीद नहीं रखी अपन ने कि ऐसा होना ही चाहिए। स्वभावगत जो होता चला गया, बस उसी पे काम किया। मतलब उसके पीछे कोई ऐसा लालच नहीं रहा कि ये काम कैसे भी तो भी जोड़ तोड़ करके और ये होना ही चाहिए। ये जरूर है कि मैंने लंबी गजल को प्लानिंग करके ही लिखा था। ऐसा भी होता है युवा अवस्था में कि प्लानिंग करके कोई काम किया जाता, लेकिन किसी काम की पूर्ति करना कोई लालच नहीं है। हाँ, तो जो कुछ हुआ वो स्वभावगत हुआ है। मतलब अच्छा, जैसे अभी आपका नाम जो रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है 2022 से, उसके लिए आपकी जो एक नावेल है, उसका एक जो चयन हुआ है, कि किस तरह से ये जो बड़ा युद्ध जो है, जिसमें 75,000 से ज्यादा, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, इतने सैनिक दोनों ओर से मारे जा चुके हैं, आम लोग भी मारे जा चुके हैं, तो उसका हल आपने बताया है। तो ये किस तरीके से हुआ है, थोड़ा बताएं। वो असल में क्या है कि मेरी पुस्तक जो आई एम द टाइम है, इंग्लिश की बुक, वो नॉमिनेट हुई है नोबेल के लिए। नॉमिनेट मतलब उस समिति में पहुंची है, वो विचार कर रहे हैं। जी। मतलब आपने कहा कि वो सिलेक्ट नहीं, उस पे चिंतन चल रहा है, चिंतन के लिए। तो मैं समय हूँ, मैंने पुस्तक लिखी है,
नॉवेल है, उसका वो इंग्लिश रूपांतरण है, आई एम द टाइम। तो ये जो आई एम द टाइम है, ये रूस यूक्रेन युद्ध के ऊपर मतलब विश्व शांति के लिए एक संदेश है। रूस यूक्रेन युद्ध की उसमें कथा ली गई है, कथानक उसका है। मतलब पूरी दुनिया के वहां पे छात्र पढ़ रहे हैं, वो डॉक्टरेट कर रहे हैं, एमबीबीएस के छात्र हैं, और वो उनके कोई ज्यादा उम्र नहीं है, कोई किशोर है, कोई युवा है, और अचानक रशिया का मतलब इनका युद्ध शुरू हो जाता है। अब जब युद्ध शुरू हो गया तो उनमें उनकी पढ़ाई रुक गई, उनका सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया, तो वो सब अपने अपने देश को उनको यूक्रेन छोड़ के जाना पड़ा। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स दुनिया के, उन्होंने विश्व शांति का संदेश लेके कि नहीं, हम यहीं रहेंगे, रशिया और यूक्रेन में जो भी पीड़ित होगा उनकी हम मदद करेंगे और विश्व शांति का संदेश देंगे। उन्होंने एक नो वार की स्कीम चलाई और उसको पूरी दुनिया में फैलाई। ये नॉवेल की कथानक बता रहा हूँ। और उसमें एक नायिका होती है, लास्ट में आखिरी में ये पूरे युद्ध के बीच में ये संघर्ष करते रहे, और रशिया हो या यूक्रेन, उन दोनों के पीड़ितों को इन्होंने बचाया, और ये अपना अभियान भी चलाते रहे नो वार का। उसमें सबसे आखिरी में जो नायिका होती है, वो नायिका एक रशियन महिला और एक यूक्रेनियन बच्चा, अच्छा, मतलब रशियन महिला ने यूक्रेनियन बच्चे को बचा रखा था, और उन दोनों को गोली लगती है तो ये उनको बचाती है और खुद गोली खा के मर जाती है। अच्छा। ये उसकी कहानी है। तो इसमें ये मैसेज दिया है कि दुनिया में जहां भी युद्ध चल रहा हो, युद्ध किसी भी मकसद का हो, उसके पीछे कारण कुछ भी हो, गलती किसी की भी हो, लेकिन उसमें आम आदमी मारे जाते हैं, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बुजुर्ग, इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है? तो किसी की कोई भी गलती हो, कुछ भी समस्या हो, उसको टेबल पे बैठ के सुलझाना चाहिए, बजाय युद्ध के। मतलब आदमी आज के जमाने में इतना पढ़ा लिखा है, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो वो ऐसी खोज तो कर ही सकता है कि किसी भी समस्या को टेबल पे बैठ के सुलझाया जाए। और यदि वो ऐसा नहीं करता है और लड़ाई से सुलझाता है, तो वो फिर आदि मानव से आधुनिक मानव में कोई अंतर नहीं रह जाता। क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। फिर उसने कोई तरक्की नहीं की, और फिर वो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, उसकी बुद्धि का कोई उपयोग नहीं है। फिर अगर वो आज की तारीख में भी युद्ध करता है तो उसमें ये मैसेज दिया गया है। और उसमें रूस यूक्रेन के शांति के और पूरे विश्व की शांति के उसमें कई तथ्य ऐसे दिए गए हैं जो आने वाली नई पीढ़ी को शांति की सीमा में ले जाती है। अच्छा सर, आपके अलावा एक और कोई जो लेखक थे उनकी मतलब 2 बुक पहुंची हैं ऐसी जो मुझे जानकारी लगी। हाँ, तो इसके अलावा कोई अन्य लिखे क्या? नहीं, 2 बुक नहीं पहुंची। मतलब अपने देश से तो सिर्फ एक ही बुक। हाँ, आप इंडिया से एक ही। हाँ, इंडिया से एक ही बुक पहुंची, और कहीं से पहुंची हो तो अपने को जानकारी नहीं है। लेकिन अपने इंडिया से सिर्फ अपनी बुक पहुंची है साहित्य के। उसमें क्या है कि कैटेगरी होती है, नोबेल में कैटेगरी है। अब जैसे एलन मस्क ने भेजी है, एलन मस्क ने जो पुरस्कार की प्रविष्टि भेजी है, वो अपनी प्रविष्टि साथ साथ ही है। अच्छा, लेकिन कैटेगरी अलग है। कैटेगरी अलग है। एलन मस्क की कैटेगरी प्रायोगिक काम की है। मतलब विश्व में प्रायोगिक काम ऐसे करना कि शांति स्थापित हो, वो उनको दिया जाता है। मेरा लिटरेचर का है। अच्छा, लिटरेचर में अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार अपने देश से तो केवल मेरी गई है, और अन्य किसी देश से गई हो तो वो इतना क्लोज रखते हैं कि मालूम नहीं पड़ने देते। ऐसा है। अच्छा, जैसे सर आपका एक तो पहलू ये हुआ लेखन का। हाँ। दूसरा आपका जो ब्रश है आपका जो चलता है, हाँ, उस ब्रश से भी कई चीजें उकेरी गई। यहाँ पर लता जी का भी काफी एक शानदार यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और आपके हाथों की मैंने कई चीजें देखी है, चाहे अपने महात्मा गांधी हो या कई चीजें आपके हाथ से उकेरी गई। अन्य तरह की चीजें भी है, जैसे
चाहे मिट्टी से बनाई गई हो, हाँ, रंगोली हो या इस तरीके की। हाँ, तो आज जो युवा पीढ़ी जो मोबाइल की तरफ एक आकर्षण है उनका, हाँ, हाँ। जो एक रील्स की तरफ उनका आकर्षण है, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? आ, युवा पीढ़ी और किशोरों को यही मैसेज है कि मोबाइल मतलब इस जमाने की सबसे उन्नत चीज है और उसमें जानकारियों का खजाना भरा हुआ है, लेकिन उसके साथ ही उसका दुरुपयोग भी है। जैसे बिजली आई, उजाला कर दिया उसने, रात में भी उजाला कर देती है, लेकिन अगर उसके करंट को हाथ लगा दिया, हाँ, खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। तो मोबाइल में वो उसके साथ करंट भी है। यदि बच्चा नहीं समझता है, समझदार नहीं है और उसने करंट को छू लिया, तो वो मोबाइल के साथ ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ फिर उठ नहीं पाती है। मोबाइल का सदुपयोग करे, युवा मोबाइल का सदुपयोग करे, तो वो दुनिया की हर चीज पा सकता है इस जमाने में। और यदि दुरुपयोग करे तो वो अपने खुद के पैरों पे भी खड़ा नहीं हो पाएगा, वो उस स्थिति में पहुंच जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि युवा अवस्था को और किशोरावस्था को, नई पीढ़ी को मोबाइल का उपयोग केवल उपयोग नहीं, सदुपयोग करना चाहिए। केवल केवल सदुपयोग। और मतलब रात दिन उसको छोड़ के अपने अपने जीवन के दूसरे क्रियाकलाप भी करना चाहिए। समय समय पे उसका सदुपयोग करे केवल, बस। अच्छा, जैसे ये तो एक ये इस युवा पीढ़ी की बात हुई। दूसरा कि जो कला के जो मतलब आपने फिल्मों में भी लिखा है, आपने हाँ, आपने गीत भी लिखे हैं, फिल्मों के कई सॉन्ग लिखे हैं, अपने पटकथाएं लिखी हैं, अलग अलग जो चीजें लिखी है। तो ये जो इस तरफ जो लेखन जो करते हैं, हाँ, या अपने कोई फिल्म का निर्देशन करते हैं, हम्म। उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? वास्तव में क्या है कि क्योंकि आज ये फिल्मों का सर पूरा रूप बदल जो चुका है। रूप बदल चुका, वास्तव में क्या है कि फिल्मों ने भारतीय संस्कृति को बहुत मदद की है। अपने अब फिल्मों ने हर देश की संस्कृति को मदद की है, लेकिन हमारे देश में संख्या ज्यादा है लोगों की, उनको संभालने की संख्या ज्यादा है, तो फिल्मों ने बहुत मदद की है। पहले पारिवारिक फिल्में बनती थी, भाई के लिए भाई मर जाता था, है ना। और रिश्ते इतने मजबूत करती थी फिल्में, पारिवारिक फिल्में इतनी अच्छी होती थी कि वो हर रिश्तों को मजबूत करती थी, एक दिशा देती थी, संयुक्त परिवार को बांध के रखती थी। लेकिन अब जो फिल्में बन रही हैं वो उसके विपरीत बन रही हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि नई पीढ़ी वो जो पुरानी, तो उसको थोड़ा सा लौट के जाना पड़ेगा 60 के दशक में, कि 60 के दशक में जो फिल्में बन रही थी और जो पारिवारिक थी और संयुक्त परिवार को जोड़ रही थी और जो प्यार और मोहब्बत का संदेश दे रही थी और जो सद्भावना पैदा करती थी, वो फिल्में फिर से बनना चाहिए, वैसी स्क्रिप्ट लिखाना चाहिए और वैसी ही फिल्मों में मतलब गीत और उसकी स्टोरी, उसके डायलॉग ऐसे हों जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, मानव को मनुष्य बनाए। अगर कोई भी, अब फिल्म बनाना भी एक कला है, तो हर कलाकार का कर्तव्य होता है, वो चाहे कुछ कोई सा भी किसी भी फील्ड का कलाकार हो, उसका ये कर्तव्य है कि वो इन मनुष्य को, ये जो मानव है उसको इंसान बनाने की दिशा में काम करे। मनुष्य होना चाहिए, पृथ्वी पर मनुष्यों की जरूरत है। अगर वो शैतान बन गया तो भी कोई काम का नहीं। अगर वो मनुष्य हुआ तो मनुष्य मनुष्य के बीच में रहेगा और दूसरे उससे प्रेरणा लेंगे और वो मनुष्य बनेगा। अच्छा सर, आजकल अभी फेसबुक का, व्हाट्सएप के बाद अब एआई का जमाना आ चुका है। हाँ, एआई के जमाने में अभी मैं एक रील्स देख रहा था, उसमें एक जो बच्चा था वो कई साल पहले उसकी मृत्यु हो गई थी, और वो उस रील में ये दिखाया गया कि उसकी बहन की शादी थी, वो बेटा, उसकी बहन बैठी थी, उसके माता पिता बैठे थे, वो सामने वीडियोग्राफी में उस बच्चे को दिखाया था। हाँ। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? भविष्य में मतलब इसका दुष्परिणाम होगा कि फायदा होगा? असल में क्या है कि मोबाइल एक नशा हो गया है और युवा पीढ़ी इस नशे से बच कर रहे, उसका केवल सदुपयोग करें। वो दुरुपयोग कर रहे हैं और ये दुरुपयोग पूरे विश्व में चल रहा है, और ये दुरुपयोग ही है जिसके कारण
ये दुरुपयोग का नतीजा ही है, जिसके कारण जो पीढ़ी मतलब आज भी जो पीढ़ी है वो अराजकता की तरफ बढ़ रही है। उसमें प्यार धीरे धीरे कम हो रहा है, प्रेम कम हो रहा है ना। और एक वो कमर्शियल होती जा रही है, केवल स्वार्थी होती जा रही है, अपने लिए जी रही है, वो दूसरों के लिए नहीं जी रही है। तो ये क्या है, मोबाइल का भी दुरुपयोग इसमें शामिल है। एक और आपके बारे में जो कहा जाता है कि एक वो बड़ी एक अजीब सी चीज नजर आती है, जहां हम देखें कि पानी के ऊपर अगर हम गुब्बारा छोड़ देते हैं या उस पर कुछ चीज डाल देते हैं तो वो उस पर टिकती नहीं है, उसमें जमीन में नहीं जाती, ऊपर आ जाती है। लेकिन आपने एक नई एक चीज की इजाद की और वो की आपने पानी में रंगोली बनाने की। सर ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं आप। वास्तव में जो वाटर रंगोली या जल रंगोली जिसे हम कहते हैं, ये भारत की 5000 साल पुरानी बहुत अच्छी परंपरा और कला, लोक कला रही। अच्छा अच्छा। महाभारत काल में ये अपने उत्कर्ष पर थी। अच्छा। और ये और कहीं किसी देश में नहीं बनाई जाती। अच्छा, वाटर रंगोली सिर्फ अपने देश में बनाई जाती। अच्छा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कला बहुमूल्य है और ये हमारी संस्कृति की, हमारी भारतीय संस्कृति की एक उत्कृष्ट कला है, जो एक अनूठी और उत्कृष्ट कला है। ये लुप्त हो गई थी 5000 साल पहले होने के कारण, थोड़ी सी जटिल है इसलिए लुप्त हो गई थी। और ये केवल एक थाली के रूप में बची थी। मतलब आप अपने पूरे जीवन में जी जी कहीं कहीं कोई संयोग बैठे तो एक थाली में देख सकते हैं कि कहीं किसी ने वो पानी डाला और उसमें कोयले का पाउडर डाल दिया और उसके ऊपर रंग बिखेर दिए। तो ऐसा देखने को मिल सकता है शायद। ये वहां तक पहुंच गई थी। मथुरा में हर साल के एक समय में जब संजाबाई बनती है, उस महीने में मथुरा में एक मंदिर में इसको बनाया जाता है अभी भी। तो वो भी थाली में ही बनाते हैं, मतलब वहां वो चल रही है, तो थाली तक ही सीमित है। मैंने एक दिन इसको टीवी पर देखा। अच्छा। तो मुझे लगा कि इसको विकसित करना चाहिए, इस कला को डूबने से बचाना चाहिए। उस समय मैं उत्कृष्ट विद्यालय देवास में था। हाँ, तो वहां मैंने कुछ आर्ट के बच्चों को इकट्ठा किया, उनसे बातचीत की और मैंने एक प्लान बनाया और फिर हम सब बच्चों ने मिलके उस प्लान को पूरा करने में हम लग गए। हम रोज प्रैक्टिस करते, रोज नए नए प्रयोग करते थे। हम दो चीजों पे प्रयोग कर रहे थे इसको आगे बढ़ाने के लिए। नंबर एक, ऐसे रंगों की तलाश करना जो अघुलनशील हो, पानी में घुलने वाले नहीं हो, वो तैरें। और दूसरे पानी के बाहर से हल्के होंगे, पानी के बाहर से हल्के होंगे तो तैरेंगे। तो उन रंगों की खोज में था। दूसरा, रंगों के तलाश के बाद वो रंग से जो आकृति बनाए वो इकट्ठे उस जगह पर ही रहे, फैले नहीं, है ना। इन दो बिंदुओं को मुझे हल करना था। और करीब 3.5 साल हमने काफी प्रयोग किए। अच्छा। काफी प्रयोग किए। उसमें उत्कृष्ट विद्यालय के जो कला के छात्र हैं उनका भरपूर सहयोग रहा। जी। और हम उसमें सफल हो गए। और हमने पहली रंगोली 2004 में हमने उत्कृष्ट विद्यालय में ही बनाई, वहां के सी ब्लॉक में। और ये करीब मेरे ख्याल में 1800 स्क्वायर फीट के करीब थी। वो भी बड़ी थी, 1800 स्क्वायर फीट। हाँ, वो उसको भी बड़े आकार में ही बनाई थी। बहुत चली वो, मतलब 3 दिन के लिए वो प्रदर्शित करने के लिए रखी गई थी। तो 8 दिन और बढ़ाना पड़े। अच्छा, पब्लिक का हुजूम इतना बढ़ गया। जब वो पहली रंगोली बनाई और उसमें इतनी मतलब हमको प्रेरणा मिली और इतनी लोगों की प्रशंसा मिली, तो हम और प्रेरित हुए। हमने और उस काम को आगे बढ़ाया, उसको और परिष्कृत किया। और फिर हमने उत्कृष्ट विद्यालय के बड़े हाल में बनाई, वो 2500 स्क्वायर फीट की थी। अच्छा। फिर हमने जो तालाब है, मीठा तालाब देवास का, उस मीठे तालाब में 17 एकड़ में बनाई। अच्छा। 17 एकड़ में।
दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली है मीठे तालाब में मीठे तालाब में 17 एकड़ 17 एकड़ के पानी में, उस फुल तालाब में। हालांकि उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, हमने 20 दिन उसमें संघर्ष किया। अच्छा, उसमें तो सर मतलब मीठे तालाब में तो काफी कंजी और कई तरह का मतलब संघर्ष बड़ा खतरनाक रहा होगा सर। मीठे तालाब में एक तो टूटे हुए ग्लास, कांच, बॉटलें टूटी हुई तालाब के किनारे अंदर पानी में पड़ी हुई। हम जब भी जाते थे तो पांव घायल हो जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और हम रोज अस्पताल में जाके पट्टा बंधवाते थे और उसके बाद तालाब में फिर उतर जाते थे। वहां सांप भी बहुत थे, पनियारे सांप। तो वो जब हम पानी में लाग डालते थे हम रबर के बना के, ताकि कलर फैले नहीं, तो वो लाख में उलझ जाते थे वो सांप। अच्छा, मतलब वो सामने आके वो लाख में उलझ जाते थे। तो वहां बहुत संघर्ष करना पड़ा। फिर क्या है कि हम जो भी काम करते, हवा 3, 4, 5 घंटे में उसको उड़ा देती थी। ओहो। मतलब हम मान लो 5,000 स्क्वायर फीट का आज हमने काम किया। एक बवंडर आया, वो हवा का टाइम था और वो पूरा साफ कर देती, फिर पानी दिखने लग जाता था। जो काम किया वो सब बेकार। हमने 17-18 दिन तक ऐसे ही किया, काम करते रहे और वो उड़ता रहा, काम करते रहे वो उड़ता रहा। फिर मतलब 21 और 22 तारीख को हमको सफलता मिली। उस दिन हवा बंद रही और हमने 2 दिन में वो पूरा तालाब फिर भर दिया। क्या बात सर, ये भी एक मतलब एक उत्कृष्ट विद्यालय से आपका एक टीचिंग का जो है आपका शिक्षक रहे। राष्ट्रपति जो अपने देश के एक अपने वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब द्वारा भी आपको पुरस्कृत किया गया था। क्या बताएं? वो उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में सम्मानित किया था उन्होंने, राष्ट्रपति पुरस्कार उस रूप में मिला था। और मैं उनका एक चित्र भी बना के ले गया था। मैंने पहले से परमिशन ले ली थी, तो मैंने लंबी गजल की पुस्तक भी उनको भेंट की। और फिर उन्होंने एक पुस्तक मुझे साइन करके लौटाई। और वो बहुत खुश हुए उसके। हालांकि उनको हिंदी बहुत कम आती, लेकिन वो टूटी फूटी हिंदी भी बोल रहे थे और उसको वो बता रहे, उनके मन की भावना तो समझ ही सकते थे, उतनी हिंदी तो उनको आती थी, तो वो समझते भी थे। बाकी वो बोलने में तो उन्होंने बहुत खुश हुए वो। और उनको जो चित्र दिया वो राष्ट्रपति भवन में लगाने के लिए, मतलब उनके जो वो थे सचिव साथ में जो थे, उन्होंने उसको अशोक भवन में लगाने के लिए चिन्हित किया कि इसको अशोक भवन में लगाना है और आज ही लगाना है। अच्छा, ऐसा। तो अब वो चित्र लगा है नहीं लगा है ये आज तक देखने में नहीं देखा नहीं, मतलब। लेकिन वो चित्र उनको वहां भेंट किया था, वो चित्र देखकर भी बहुत खुश हुए थे। आधुनिक चित्र बनाया था उनका। चूंकि वहां जाना था तो मैंने सोचा कि परमिशन पहले से ले ली जाए भेंट करने के लिए, तो वो परमिशन मिल गई थी। अब मेरा आखिरी एक सवाल है कि लोगों का एक धर्म और आध्यात्म की तरफ से उनका रुझान जो है वो कम हुआ है। हाँ। दूसरा, उनका कट्टरवाद की तरफ रुझान बढ़ा है। हाँ। तो इसमें चाहे मस्जिदों में भीड़ देखें तो काफी संख्या में जाती है, मंदिरों में संख्या देखें तो बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, नवरात्रे के जुलूस में देखें तो भीड़ जाती है, ईद मिलादुन नबी में भी देखें तो वहां पर भीड़ जाती है, लेकिन आध्यात्म कहीं ना कहीं एक कम नजर आता है। वो वास्तव में क्या है, कट्टरता का। हाँ, वास्तव में क्या है, धर्म मनुष्य को परिष्कृत करने की एक कला है, परिष्कृत करने का एक जादुई पुड़िया है अध्यात्म की दृष्टि से। और वो हर चीज जो फायदा जितना करती है उतने ही उसके साथ नुकसान भी जुड़े हैं। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रिक का उदाहरण अभी दिया था। जी, आपने इलेक्ट्रिक का दिया। जैसे एक तलवार है जी, वो शक्ति है, शक्ति अपना काम करेगी। तलवार का क्या काम है, काटना का काम है, ठीक है। अब वो अपना काम करेगी, लेकिन जिस शरीर में बुद्धि है और हाथ है, वो उसका सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है उस शक्ति का, वो वहां से संचालित होती है।
है ना। तो जैसे एक छुरी है, अब हाथ में छुरी है, अब वो सब्जी काट ले या गर्दन काट ले, है ना। वो सदुपयोग और दुरुपयोग पे निर्भर है। तो धर्म कोई सा भी हो, पूरी दुनिया के धर्म शांति और प्रेम पैदा करते हैं, मानवता की सीख देते हैं, मनुष्य बनाने का काम करते हैं और मनुष्य को परिष्कृत करते हैं। यदि उसका सदुपयोग हो तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं है, और यदि उसका दुरुपयोग हो तो वो उससे जुड़े नुकसान पैदा करता है। ये है, हर शक्ति का प्लस माइनस दोनों होता है। तो उपयोग करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि उसका उपयोग कैसे किया जाए। ये थे हमारे साथ एक साहित्यकार, रचनाकार और कई कलाओं में और कई विधाओं में माहिर सर राजकुमार चंदन जी, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से भी पुरस्कृत हैं। इसके अलावा नोबेल जो पुरस्कार है उसके लिए भी इनका एक नावल अभी गया है और वहां पर उसका चयन हो, हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से एकमात्र इनका ही नावल, इनकी ही रचना वहां पर जहां पहुंची है। और इन्होंने धर्म के बारे में भी बात कही कि धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, वो शांति का पैगाम देता है। उसके जो मानने वाले हैं उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि धर्म और जो मजहब हैं वो इंसानियत का पैगाम देते हैं। और जो नए कलाकार हैं, नए कलाकारों को किस तरीके से अपने काम को करना चाहिए, इसको लेकर भी कला गुरु ने हमसे गुफ्तगू की है। मेरे साथी संजय सरल के साथ में नमस्कार।